हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे प्रवीण और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हम लोगों का मोटिवेशन है, इस कोरोना महामारी में विश्व के लोग चिंतित है कि हम जीवित बचेंगे या नहीं, पर भारत के लोग अगले साल के लिए अचार बना रहे हैं। यही कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों, जीवन जीने की कला होती है जो हम भारतीयों को सबसे अलग बनाती है। चलिए दोस्तों, हम अपने आज के टॉपिक ओरिजिन ऑफ अर्थ को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के पहले हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, जैसे कि पृथ्वी किस सौरमंडल में स्थित है तथा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है, आकाशगंगा के निकटतम कौन सी आकाशगंगा स्थित है। इन सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जब दोस्तों हम लोगों के द्वारा ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है तो उसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बिग बैंग थ्योरी के द्वारा समझाया गया है। आकाशगंगा को गैलेक्सी भी कहते हैं। इसमें हमारी पृथ्वी और सौरमंडल स्थित है। ये अनगिनत तारों का समूह है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। रात्रि के समय यह दुधिया पट्टी से दिखाई देती है, इसलिए इसे दुध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा की सबसे निकटतम आकाशगंगा देवयानी है, जिसे एस्ट्रोमेडा के भी नाम से जाना जाता है। हमारी अर्थ का निकटतम तारा सूर्य है तथा सूर्य का निकटतम तारा प्राकिस्मा सेंचुरी है। हम लोगों के द्वारा सबसे पहले आकाशगंगा का अध्ययन किया गया, उसके बाद में आकाशगंगा में उपस्थित स्टार का अध्ययन किया गया। स्टार में हम लोगों का सबसे निकटतम तारा सूर्य है और सूर्य के चारों ओर हमारे सौरमंडल में उपस्थित 9 प्लेनेट सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सब राज्य खुशे? हाँ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। ये है दोस्तों हम लोगों के कॉस्मिक हीरो, जिन्होंने अर्थ पर रहते हुए ब्रह्मांड की परिकल्पना की और कुछ सिद्धांत दिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कोपरनिकस के सिद्धांत देने से पहले कुछ भूगोल वैज्ञानिकों का मानना था कि अर्थ सेंटर में है, वह सभी ग्रह और तारे उसके चारों ओर उसका चक्कर लगा रहे हैं। किंतु कोपरनिकस ने अपने सिद्धांत में बताया कि सूर्य सेंट्रल में स्थित है तथा सभी प्लेनेट उसका चक्कर लगा रहे हैं। हम लोगों के दूसरे भूगोलविद है केपलर, जिन्होंने बताया कि प्लेनेट किस प्रकार गति करते हैं तथा प्लेनेट किस कक्षा में गति करते हैं। इस संबंधित इनके द्वारा हम लोगों को 3 नियम दिए गए जो हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केपलर के प्रथम नियमानुसार बताया गया है कि प्लेनेट सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति न करते हुए दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसा कि निम्नांकित चित्र में दर्शाया गया है। केपलर ने अपने द्वितीय नियम में बताया कि निश्चित समय में प्लेनेट निश्चित एरिया कवर करते हैं तथा उन्होंने बताया कि जब ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं तो वह ग्रह सूर्य के समीप से जब गुजरते हैं तो उनका वेग बढ़ जाता है। वह उस समय भी वह एक निश्चित एरिया ही कवर करते हैं, जैसा कि चित्र में समझाया गया है। केपलर के तीसरे नियम में बताया गया है कि किसी भी प्लेनेट की दीर्घवृत्तीय कक्षा का मान पता हो तो उसके द्वारा हम
यह बता सकते हैं कि सूर्य की परिक्रमा कोई भी प्लेनेट कितने समय में पूरा करेगा, अर्थात आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घवृत्तीय कक्षा के Q के बराबर होता है। आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा है दोस्तों, कॉस्मोलॉजी क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हम किस आकाशगंगा में रहते हैं, हमारी सबसे निकटतम आकाशगंगा क्या है, हमारे अर्थ के समीप का तारा कौन सा है तथा सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। इसके साथ हम लोगों ने देखा कि प्लेनेट सूर्य का चक्कर किस कक्षा में लगाते हैं और केपलर के द्वारा दिए गए तीनों नियमों को समझा। केपलर का प्रथम नियम बताता है कि प्लेनेट सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में पूरी करते हैं। केपलर का द्वितीय नियम बताता है कि निश्चित समय में चली गई एरियल वेलोसिटी का मान हमेशा समान होता है। हम लोगों को केपलर का तीसरा नियम बताता है कि अगर हमें किसी प्लेनेट का दीर्घ कक्षा का मान पता हो तो उसके द्वारा हम उस प्लेनेट का परिक्रमण काल ज्ञात कर सकते हैं। हम लोगों के द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए तथा हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।